बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज कैसा रहा एक्शन और सोमवार के लिए कैसे हो आपकी स्ट्रैटेजी, कहां पर शेयरों में आपको मिलेंगे शानदार मौके। और सोमवार की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, स्वागत है आपका बाजार अगले हफ्ते में। साथ ही आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ आज है ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है सर आपका शो में। साथ ही जैसा आप देख सकते हैं पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है अपनी एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ। आशीष हमें आज बताएंगे बाजार का हाल कैसा रहा। देवांशी आशा हमें बताएंगी खासतौर पर फार्मा शेयरों में तेजी की वजह। मानसी दवे हमें बताएंगे अगले हफ्ते के क्या रह सकते हैं ट्रिगर्स। साथ ही कुशल हमें बताएंगे आईपीओ मार्केट में जबरदस्त एक्शन का हाल। और पूजा से जानेंगे फुटसी रीबैलेंसिंग में क्या होंगे बदलाव। इन सबसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आज का बाजार का कारोबार कैसा रहा, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल सप्ताह के अंतिम दिन घरेलू शेयर बाजारों ने काफी ज्यादा निराश किया। अंतिम घंटे में बाजार में ऐसी बिकवाली हावी हुई कि प्रमुख इंडेक्स ने सुबह की सारी बढ़त गंवा दी और फिर लाल निशान में जाकर बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 134 अंक गिरकर 38,846 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 11,505 के लेवल पर बंद हुआ। आज बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1/4% टूटा, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% मजबूत होकर बंद हुआ। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। सबसे पहले एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 205 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज लगभग 100 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। चलिए रुक कर लेते हैं एडिटर्स डे का। और अनिल जी, आपके पास आ रहे सीधे। बाजार में जैसा कि हमने देखा आखिरी कुछ घंटों में उतार चढ़ाव देखा गया, फिर जाकर बाजार बंद हुआ। क्या अहम वजह रही है इस उथल पुथल की आज बाजार में? भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन बेहद उतार चढ़ाव भरा और बेहद इंटरेस्टिंग भी रहा। जी हां, पूरे दिन भर मजबूती के साथ छोटे दायरे में कारोबार करने के बाद दिन में 2:30 बजे के आसपास बाजार में अचानक से बड़ी तेज गिरावट आई है। उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक आराम से चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हफ्ते का अंत बाजार बड़ी मजबूती के साथ कर देगा, लेकिन अचानक से 5 मिनटों में ही 100 पॉइंट निफ्टी निकल गया, लगभग 500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया और किसी को कुछ पता न चला। और उसके बाद वॉलेटाइल होकर फाइनली जो क्लोजिंग मिली है वो 22,000 से थोड़ा सा ऊपर बैंक निफ्टी पर आई है और निफ्टी पर 11,500 के करीब। तो क्लोजिंग के लिहाज से निफ्टी उतना बुरा नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में पिछले 7 दिनों की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग मिली है और वहां पर थोड़ा सा दबाव दिखा है। अब किस वजह से गिरावट हुई इसका ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम होता दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा है, कुछ लोगों का ये मानना है कि चीन के साथ भी तनाव की खबरें आ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फुटसी की रीबैलेंसिंग होनी है उस इंडेक्स की, उस वजह से दबाव हुआ है। लेकिन एक चीज साफ है कि एक बड़ी बास्केट सेलिंग इंडेक्स में देखने को मिली जिसका असर बाजार पर पड़ता हुआ दिखा है। और हफ्ते के आखिरी दिन ट्रेडर्स थोड़े से नर्वस रहे कि ज्यादा पोजीशन न रखें, वीकेंड है, 2 दिन में पता नहीं क्या कुछ हो, और उस लिहाज से जबकि ग्लोबल मार्केट्स उतने बुरे नहीं थे। डाउ फ्यूचर्स हल्के से कमजोर थे, नैस्डैक फ्यूचर्स आधा % मजबूत दिख रहे थे। तो ऐसा नहीं कि डर दुनिया भर के बाजारों में था, लेकिन हमारे अपनी खबरों के डर के या फिर सतर्कता के चलते बाजार हल्के लाल निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए। एक और बात जो है वो ये कि एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली होती हुई दिख रही है। इस वजह से भी बाजारों को ऊपरी स्तरों पर टिके रहने में थोड़ी सी मुश्किल आई है। लेकिन ओवरऑल एक हल्की कमजोरी का सेशन निफ्टी में, लेकिन अच्छी खासी कमजोरी का सेशन बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो देखना होगा अगले हफ्ते, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन फाइनली आज बाजार के लिए एक कमजोरी भरा सेशन, और कमजोरी से भी ज्यादा ये कहूंगा उतार चढ़ाव भरा सेशन। बिल्कुल, तो मिले जुले घरेलू संकेतों की वजह से बाजार में आखिरी दिन कमजोरी देखने को मिली। अगले हफ्ते की क्या स्ट्रैटेजी हो सोमवार की हम बात करेंगे अनिल जी आपसे बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले आज खासतौर पर कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला, इस पर बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, जरा बताएं बाजार में आज खबरों के चलते किन शेयरों में एक्शन था?
देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती तेजी के बाद अगर आप देखें तो आखिरी 1.5 घंटे में बाजार में बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी बैंक 1% की ज्यादा गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आया। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो वो स्टॉक्स में कमाल देखने को मिला जो हमने आपको जी बिजनेस पर रिकमेंड किए थे। सबसे पहले आप देखिए डॉक्टर रेड्डी, शानदार तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। ये स्टॉक आपको वागले जी ने बताया था। इसके अलावा सन फार्मा स्टॉक आपको मानस जी ने बताया। अच्छी मूव्स यहां पर देखने को मिले। डिविस लैब बताया गया था आपको राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर्स में, और जैन साहब के जेम्स में बताए गए पोदार पिगमेंट्स में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स आप देखें, ये सबसे ज्यादा एक्शन पूरे सत्र में यहीं देखने को मिला और ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स रहे जिन्होंने अपने साल भर के हाई को टेस्ट किया। सबसे पहले नाटको फार्मा, अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डीज खबरों में था, खबरों का असर सिप्ला और लुपिन जैसे स्टॉक्स में भी देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स में आज वीकनेस जो है साफ नजर आई। कर्नाटका बैंक मिड कैप स्पेस से, साथ ही इंडियन बैंक यहां पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। लार्ज कैप एचडीएफसी बैंक में भी हल्की गिरावट थी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अगर आप देखें तो हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। एनबीएफसी स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखने को मिली। एमएनएम फाइनेंस, दिग्गज, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस गिरावट के साथ बंद हुए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में अगर आप देखें तो आज एक सरप्राइज तेजी देखने को मिली। अच्छी गिरावट के बाद आज ओवरऑल रियलिटी लगभग 5% ऊपर रहा। डीएलएफ, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज में बढ़िया तेजी देखने को मिली और काफी दिनों बाद अगर आप देखें तो जो सरकारी स्टॉक्स हैं वो दोबारा एक्शन में लौटते हुए नजर आए। न्यू इंडिया एश्योरेंस, पावर ग्रिड, एनएचपीसी और एनटीपीसी यहां पर भी बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। तो किन सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन था, अभी पूरी रिपोर्ट आशीष ने हमें दी है। सीधे रुख करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन का। संदीप जी, सबसे पहले जैसा कि हमने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन देखा कि आखिरी 1.5 घंटों में यहां पर गिरावट देखने को मिली, आज के सत्र को आप कैसे देखते हैं? और सोमवार को जब नए हफ्ते की शुरुआत होगी तो इंट्राडे पिक के तौर पर आप कौन सा स्टॉक सजेस्ट करेंगे और फिर हफ्ते भर की खरीदारी के लिए कौन सा शेयर आपका पसंदीदा होगा? बिल्कुल, देखिए जैसा कि अनिल जी ने कहा कि आज का सेशन वाकई में बहुत अलग टाइप का था और काफी कंफ्यूजन भरा था और अचानक से मार्केट में एक मद्दी आई, बिकवाली आई, हेवी बास्केट सेलिंग टाइप का भी हुआ। हो सकता है चाइना और पाकिस्तान से जो बॉर्डर पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस है उनकी वजह से एक रीजन है। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी भी अंडर परफॉर्मर है, कुछ ना कुछ वहां पे पॉजिटिव न्यूज आना बाकी है, उसकी वजह से भी थोड़ा मार्केट नर्वस रहता। बट काफी हद तक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने बहुत धूम मचाया हुआ है। जो जी बिजनेस पे हमारे पैनल के एक्सपर्ट्स ने या मैंने काफी सारे स्टॉक्स इन दिनों में जो रेकमेंड किए, जो आशीष जी ने भी बताया, काफी अच्छा कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्वालिटी स्टॉक्स, इनके साथ जाना है। मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑलरेडी लास्ट वीकेंड पे जो अच्छी न्यूज थी मिड कैप फंड्स को लेकर, उसकी वजह से भी माहौल अच्छा बना हुआ है। आई वोंट से कि आज की मद्दी के बाद कोई माहौल खराब हो गया, बट ये जरूर है कि आज की मद्दी के बाद माहौल जब खराब हुआ तो वहां पे मस्ती की पाठशाला ने बहुत जबरदस्त मस्ती का माहौल बना दिया और काफी लोगों को, ये श्योरली मैं बोल सकता हूं आज का बेस्ट एपिसोड था। बट सॉरी, गोइंग ऑफ द ट्रैक। बट मैं वीकली और जो इंट्राडे पिक है, पोजिशनल पिक के तौर पे और इंट्राडे पिक के तौर पे मैं जो लाया हूं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जो कि मैंने लॉन्ग टर्म पिक पे इस शो में भी रेकमेंड किया हुआ है पहले, और काफी एक सुस्त स्टॉक है, बहुत ज्यादा चलता नहीं है, बट आज एक अच्छी क्लोजिंग दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में डाउनसाइड रिस्क कम है और बढ़िया स्टॉक लगता है। 1295 के लगभग क्लोज हुआ है और 1350 तक के मैंने बड़े टारगेट्स ही दिए, 1350, 1370, 1270 का स्टॉप लॉस लगाया इंट्राडे के तौर पे। और दूसरा मैंने स्टॉक दिया सास्केन टेक्नोलॉजीज, जो कि एक बेहतरीन आईटी कंपनी है, फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी है, मैं ये बोल सकता हूं। ये स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में भी दिया है और अब टेक्निकली बहुत बढ़िया हो गया। पोजिशनली मुझे लगता है कि बहुत फास्ट मूव कर सकते हो। और आईटी स्टॉक्स तो देखिए किस तरीके से धूम मचा रहे, आईटी और फार्मा ये वीक में जबरदस्त परफॉर्म किए हैं। तो वही मैंने सास्केन टेक्नोलॉजीज 591 के लगभग भाव है और 670 to 690 का टारगेट पोजिशनल पिक के तौर पे लाया। तो इंट्राडे की खरीदारी सोमवार को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में करने की सलाह संदीप जी की और हफ्ते भर की खरीदारी सास्केन टेक्नोलॉजी में करने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन। संदीप जी, आपके पास फिर से लौटेंगे थोड़ी देर में, कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक और खासतौर पर लॉन्ग टर्म आपका नजरिया कौन से स्टॉक पर होगा वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानना बेहद जरूरी है कि अगले हफ्ते की जब शुरुआत होगी सोमवार को ऐसे कौन से इवेंट्स या हफ्ते भर ऐसे कौन से इवेंट्स है जिस पर नजर रखनी चाहिए। और मानसी, आपका सीधे रुख कर रहे हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स है जिस पर बाजार के अगले हफ्ते नजर रहने जा रही है?
बिल्कुल, काफी एक्शन पैक रहेगा आने वाला हफ्ता। सबसे पहले तो 21 सितंबर के दिन और 22 सितंबर के दिन जापान के बाजार बंद रहने वाले हैं। 21 सितंबर को कैम्स का आईपीओ खुलेगा, वहीं कैमकॉन स्पेशलिटी का आईपीओ भी इस दिन खुलेगा। रूट मोबाइल की लिस्टिंग होने जा रही है इस दिन और मोल्टेक राइट्स इशू पर एक बोर्ड बैठक होगी। HSIL 21 सितंबर को बोर्ड बायबैक पर विचार करेगा और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के नियम के अनुसार स्कूल भी खुल सकते हैं 21 सितंबर के दिन से। 22 सितंबर के दिन एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ खुलेगा। हिंदुस्तान जिंक की कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी। मुंबई सीएसटी स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए 22 सितंबर को पहली प्रीबिड मीटिंग हो सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। 23 सितंबर के दिन कैम्स का आईपीओ बंद हो जाएगा। कैमकॉन स्पेशलिटी का आईपीओ भी बंद हो जाएगा। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है और स्पंदना स्फूर्ति की भी एनसीडीज के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी। 24 सितंबर का दिन सितंबर सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है। भारतीय इन्फ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट का निफ्टी में आखिरी दिन होगा, वहीं एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ इस दिन बंद हो जाएगा। 24 सितंबर को ही आरबीआई ओएमओ भी लॉन्च करने जा रही है। वहीं ग्रासिम और सीसीआई के मामले में एनसीएलटी में इस दिन सुनवाई होगी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जनरल काउंसिल मीटिंग भी इस दिन होने जा रही है और बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी मिनट्स जारी इसी दिन होते दिखेंगे। 25 सितंबर के दिन निफ्टी 50 में बदलाव लागू होते दिखेंगे। इंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, डिविज लेबोरेटरीज एसबीआई लाइफ की एंट्री होगी, वहीं एक्सक्लूजन भारतीय इन्फ्राटेल जी एंटरटेनमेंट की एग्जिट होगी। साउथ अफ्रीका के बाजार इस दिन बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लेह मनाली रोहतांग अटल टनल का इस दिन उद्घाटन कर सकते हैं और साथ ही 26 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री मोदी यूएन जनरल असेंबली में संबोधन देंगे, तो इस पर भी नजर रहेगी। शुक्रिया मानसी, अगले हफ्ते के इवेंट्स हमें बताने के लिए। अब सीधे रुख करना चाहेंगे फार्मा शेयरों पर, जहां पर आज अच्छी खासी तेजी देखने को हमें मिली है। क्या वजह रही है बताने के लिए हमारे साथ देवांशी जुड़ चुके हैं। देवांशी, फार्मा इंडेक्स में 5.5% का उछाल, क्या वजह रही, क्या अहम ट्रिगर्स रहे? जी बिल्कुल, आप देखिए आज कई फार्मा कंपनीज में जमकर खरीदारी होती हुई दिखी। सबसे पहले अगर डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो दरअसल खबर ये रही कि सेलजीन के साथ कंपनी ने जो पेटेंट लिटिगेशन का मामला है वो सेटल करती हुई दिखी। इसका जो फायदा है वो आने वाले कई साल में कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। इंपॉर्टेंट सेटलमेंट कंपनी की तरफ से होता हुआ दिखा है, जो मार्केट काफी टाइम से अवेट करती हुई दिखी थी। कैंसर की जो दवा है रेवलीमिड, इसकी कैप्सूल्स की जो पेटेंट से जुड़ा ये मामला था जिसको कंपनी ने सेटल किया है। मैं आपको बता दूं कि यूएस में इस दवा का जो मार्केट साइज है वो करीब $700 करोड़ से भी अधिक है, तो इसी के चलते काफी ज्यादा फायदा डॉक्टर रेड्डीज को मिलता हुआ दिखेगा। मार्च 2022 से कंपनी इस दवा की जो जेनरिक वर्जन है वो लिमिटेड वॉल्यूम्स में लॉन्च कर पाएगी और साथ ही 2026 से बिना किसी वॉल्यूम की सीमा के इसकी बिक्री होती हुई दिखेगी। तो इसी के चलते हमने देखा कि डॉक्टर रेड्डीज में एक्शन होता हुआ दिखा, जो यही रीजन नैटको फार्मा के लिए भी था। इसके चलते नैटको फार्मा में भी अच्छी रैली होती हुई दिखी। इसके अलावा लुपिन और सिप्ला भी आज फोकस में रहे, अच्छे गेन्स होते हुए दिखे। इसके लिए खबर ये थी कि पेरिगो आयरलैंड की एक कंपनी है जिसने यूएस में आर्बिट्रल सल्फेट इनहेलर को वॉलंटरीली रिकॉल कर दिया है। क्लॉगिंग का मामला था और इसी के चलते इन्होंने रिकॉल किया है। अब इसका जो फायदा है वो सारे जो इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं इनको मिलता हुआ दिखेगा और इसी के चलते लुपिन और सिप्ला आज एक्शन में आते हुए दिखे। मैं आपको बता दूं कि पूरा जो मार्केट साइज है इस इनहेलर का करीब $90 करोड़ का है, जिसमें पेरिगो ये जो कंपनी है इसका जो मार्केट शेयर है वो करीब 10 से 12% का था। तो इसी के चलते ये दोनों कंपनीज को फायदा होता हुआ दिखेगा। ब्रोकर्स का ये मानना है कि सिप्ला को करीब 80 मिलियन से लेके $25 मिलियन तक का फायदा हो सकता है और अगर लुपिन की बात करें तो $25 मिलियन से लेके $30 मिलियन तक के फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो इसी के चलते हमने देखा ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहे। तो फार्मा इंडेक्स में तेजी की वजह बताने के लिए देवांशी आपका शुक्रिया। इनफैक्ट मैं इस पर नजरिया संदीप जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सिप्ला, नैटको फार्मा में 14% का उछाल देखा है, इस सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं और कोई पसंदीदा पिक आपका स्पेशली फार्मा सेक्टर से? या बहुत सारी पिक्स दिया मैंने। इनफैक्ट ये एक सेक्टर था जो कि मैंने लॉकडाउन के दौरान 3-4 सेक्टर्स को मैंने बहुत सिस्टमैटिकली रिसर्च करके काफी स्टॉक पिक्स दिए अपने चैनल पे, और आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉट बैंक्स एंड एनबीएफसीज और केमिकल्स, ये कुछ सेक्टर्स थे जो कि पूरा काम कर रहे थे और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। और फार्मा में तो जबरदस्त चले हैं। इनफैक्ट मैं नाम जितना बोलूं उतने कम है। सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट एक के बाद एक रेकमेंड किए और आज भी मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है वो फार्मा स्टॉक से ही है, क्योंकि वो ऊपर से अब करेक्ट हो चुका है। वो पहले आउट परफॉर्मर था और अब नीचे आया है, तो मुझे बहुत बढ़िया लेवल लग रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा उस टाइम पे जब सेगमेंट आएगा। बट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश स्टिल। बट ये जरूर है कि अब होल्ड करने का समय है।
अब नीचे आने पे खरीदना, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज डिफरेंट हो गए। आज 5% सिंगल डे में चलना, भले वो लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, सब जबरदस्त चले हैं सारे स्टॉक्स। तो मेरे हिसाब से बस जिन्होंने ले रखा है दे शुड फील देमसेल्व्स वेरी लकी कि इतने सारी पॉजिटिव न्यूज और भी आगे आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव न्यूज और भी आ सकती है, क्योंकि जैसे ही देखिए कोरोना रिलेटेड कुछ भी न्यूज आ जाए, वैक्सीन रिलेटेड न्यूज आए, और फिर ओवरऑल मुझे लगता है कि काफी सारे डिमांड और भी बढ़ेगी। सो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करे, बायो डिक्लाइंस की अपॉर्चुनिटीज देखे, लार्ज कैप्स और मिड कैप्स सारे ही फार्मा स्टॉक्स में बस क्वालिटी के साथ जाए। और ओवरऑल काफी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अवेलेबल है, जो कि मैंने और मेरे साथ के पैनल, एक्सक्लूसिव पैनल मेंबर्स सब ने बहुत रेकमेंड किया है। ओके, तो फार्मा सेक्टर पर काफी ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए संदीप जैन। संदीप जी, आपसे एक बार फिर से थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन इस बीच हमारे स्पेशल सेगमेंट का शो में समय हो गया है शर्मा जी के ऑप्शंस का। तो चलिए सेगमेंट पे हम आपको बताते हैं कि सोमवार को खास तौर पर आपकी बम्पर कमाई करने के लिए ऑप्शन की कौन सी रणनीति आपको अपनानी चाहिए। एचडीएफसी के वीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए, बम्पर कमाई के मौके कहां सोमवार को बनेंगे? जी स्वाति जी, नमस्ते आपको और आपके सभी दर्शकों को। 2 स्टॉक लेकर उपस्थित हुआ हूं, एक तो भारतीय एयरटेल और दूसरा है डिविज लैब। तो भारतीय एयरटेल ने आज लगता है कि नीचे से घूमना शुरू कर दिया है। 468 रुपए तक ये स्टॉक नीचे गया था पहले, और अभी ये घूमकर आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी सितंबर की 500 की कॉल जो 8.40 रुपए पे क्लोज हुई है वो ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखे उस पे 5 रुपए का, और इसका टारगेट रहेगा 14 रुपए। आज उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, जो दर्शाता है कि इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है। और याद रखिए, कभी भी जब शेयर चलता है तो सबसे पहला जो तीर है वो शॉर्ट कवरिंग वाले चलाते हैं। वो जब शॉर्ट कवर करते हैं तो स्टॉक बढ़ता है। डिविज लैब पूरा ऑब्वियसली फार्मा सेक्टर अच्छा था, और ये एक एपीआई की अच्छी खासी कहानी है, और इसके अंदर भी आज ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन जो बढ़त ली है आज वो पहला दिन था, तो उसके आगे भी चलने की संभावनाएं हैं। तो 3400 की कॉल ली जा सकती है 44 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा 27 रुपए का, और टारगेट रहेगा 74 रुपए, क्योंकि 3 दिन ही बचे हैं सेटलमेंट के पहले। तो ऑब्वियसली ये सेटलमेंट तक आप वेट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, हैव अ नाइस वीकेंड, जय हिंद। शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बम्पर कमाई वाले ऑप्शन बताने के लिए। इसी के साथ यहां पर वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद सोमवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप रखे जानेंगे, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका बाजार अगले हफ्ते में। अब वक्त हो गया है सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी जानने का। सीधे रुक करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल जी, 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को जब बाजार खुलेंगे, क्या स्ट्रैटेजी निवेशकों को रखनी चाहिए, और खास तौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स अहम होने जा रहे हैं? जहां तक अगले हफ्ते का सवाल है, बाजार बेहद अहम और इंटरेस्टिंग लेवल पर जो बंद हुए हैं। निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है 11,325, 11,375, वो होल्ड होना चाहिए। वैसे क्लोजिंग 11,500 के आसपास की हुई तो बहुत बुरी नहीं है, लेकिन एक चीज साफ है, ऊपरी स्तरों पर 11,575, 11,625 परफेक्ट सेल जोन भी बनता हुआ दिख रहा है, वहां पर बिकवाली आती दिख रही है। 22,000 के आसपास जो बैंक निफ्टी बंद हुआ है, ये साफ दिख रहा है कि 22,450, 22,500 के आसपास बैंक निफ्टी में दमदार प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आती हुई दिख रही है। क्योंकि 22,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, तो अब मजबूत सपोर्ट जो आता दिख रहा है बैंक निफ्टी के लिए, वो 21,500 से 21,650 की रेंज में निकलकर आता है, जो आपको अगले हफ्ते के लिए ध्यान रखना है। क्योंकि अगला हफ्ता पूरा वायदा कारोबार की मंथली सीरीज की एक्सपायरी का है, तो उस लिहाज से डेटा बेहद अहमियत वाले होंगे। 11,500 के नीचे टिके रहने पर निफ्टी पर दबाव बढ़ेगा, और 22,000 के नीचे टिके रहने पर बैंक निफ्टी पर दबाव बढ़ेगा। और अगर ये 2 लेवल होल्ड करके बाजार ऊपर हो पाते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए 2 चीजें, पहला ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, दूसरा
सीमा पर किसी तरह का तनाव बढ़ने की खबरें ना आए। अगर ये दो चीजें मैनेज हो जाती है तो फिर बाजार थोड़ी रिकवरी दिखा सकते हैं, और अगर सीमा पर तनाव बढ़ने की खबरें आती है तो फिर बाजारों के लिए ऊपरी स्तरों पर टिके रहना बहुत मुश्किल होगा। तो मेक और ब्रेक वाला सेशन सोमवार को हो सकता है, और वो फिर सोमवार से लेकर एक्सपायरी तक बाजार की दिशा और दशा तय करेगा। तो सोमवार को काफी निर्णायक हफ्ते की शुरुआत होगी बाजार के लिए, जैसा अनिल जी ने कहा। अनिल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। आपसे मुलाकात सोमवार को अब होगी सुबह 7 बजे। फिलहाल संदीप जी, आपका हम रुख कर रहे हैं, और जैसा कि हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि फार्मा सेक्टर आपका काफी पसंदीदा सेक्टर है, काफी पॉजिटिव आउटलुक है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपने कहा कि एक कोई स्टॉक आपने पिक किया है 6 महीने से साल भर की खरीदारी के लिए। वो कौन सा स्टॉक है, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इनफैक्ट उस टाइम पे मैंने नाम जानबूझ के जिक्र नहीं किया था, और अजंता फार्मा लिमिटेड एक बेहतरीन कंपनी है और काफी पुरानी कंपनी है इंडिया में। मतलब इनके कई प्रोडक्ट्स काफी वैसे भी नामचीने हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि ये स्टॉक जिस तरीके से बाकी फार्मा कंपनीज काफी चल चुकी है, ये पहले चला हुआ था और अब ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था, और आज एक अच्छा क्लोजिंग भी दिया है। और ओवरऑल मुझे जो फंडामेंटल्स है वो भी काफी अट्रैक्टिव लगते हैं इस कंपनी के, और काफी मजबूत कंपनी है, मजबूत फंडामेंटल्स, और जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखकर काफी कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि मैंने जो भी स्टॉक्स, भले वो जैन साहब के जेम्स हो या एसपीएल मिड कैप्स हो, सब में मैंने जून क्वार्टर के रिजल्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। जून 2020 के क्वार्टर के रिजल्ट्स, कई स्टॉक है अगर वो पहले से ही खराब है कोई बात नहीं है, जून का क्वार्टर मार्केट ने कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर रखा, बट अगर जून का क्वार्टर, जो कि लॉकडाउन के दौरान भी कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करे एज कंपेयर टू देयर लास्ट जून, तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस आता है। और वही सेम अजंता फार्मा में हुआ है। 115 करोड़ का पैट था इनका 2019 जून में, और 2020 जून में 148 करोड़ का पैट है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए करीब 27-28 के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 19-20 के लगभग है, डिविडेंड यील्ड करीब 1% के लगभग, सेल्स की ग्रोथ भी करीब 10% के लगभग दी है। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द कंपनी, और मेरे हिसाब से ये 1850 तक के टारगेट आराम से 6 से 9 महीने की अवधि में अचीव कर लेगा। तो अजंता फार्मा में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो फेवरेट पिक है संदीप जी की, वो उन्होंने बताई है। इनफैक्ट ऑप्शन की कौन सी स्ट्रैटेजी से सोमवार को आपके कमाई के मौके बनेंगे, और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का जो पिक है वो है भारती में 490 की कॉल, जिसमें वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं सितंबर सीरीज की। बस इतना ही। संदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए और स्ट्रैटेजी बताने के लिए निवेशकों को, साथ ही हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट, आप सभी का बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो आज और इस हफ्ते के बाजार, आज और कल और शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते सोमवार को आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सोमवार सुबह 7 बजे से जरूर जुड़िए जी बिजनेस के साथ। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।